हेलो हेलो वालों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरनेशनल लॉ का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है अंतरराष्ट्रीय विधि। क्या है अंतरराष्ट्रीय विधि के आधार की हमें क्या करनी है, इसमें व्याख्या करनी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग के पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के लिए। और शुरू करते हैं इस टॉपिक को। हम लोग इसमें से पहला आता है कि अंतरराष्ट्रीय विधि का आधार क्या है। सबसे पहले तो ये क्यों संप्रभु राज्य कानून से बंधे हैं, क्यों जो संप्रभु राज्य है वो कानून से बंधे हैं, ये बात क्यों है। इसमें इसीलिए है क्योंकि जो अंतरराष्ट्रीय विधि के आधार यानी कि जो बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ के प्रश्न जो है, इस कानूनी व्यवस्था की वैधता और बाध्यकारी प्रकृति बाइंडिंग नेचर से संबंधित है। यानी जो अंतरराष्ट्रीय विधि का आधार है यानी बेसिस ऑफ जो इंटरनेशनल लॉ का जो प्रश्न है वो इस कानूनी व्यवस्था की वैधता पर और बाध्यकारी प्रकृति यानी जो बाइंडिंग नेचर होता है उस पर क्या है से संबंधित है। यह जो विषय होते हैं वो दो विरोधी विचारधाराओं के बीच विभाजित है। यह जो विषय है वो दो विरोधी विचारधाराओं के बीच विभाजित है। पहला हो गया सकारात्मकतावाद और एक हो गया प्रकृतिवाद। यानी एक सकारात्मकवाद होता है और एक होता है क्या, प्रकृतिवाद। क्या होता है, एक प्रकृतिवाद होता है। इसको थोड़ा सा हम वो कर लेते हैं बड़ा सा, ठीक है, आप समझ में आ रहा है। प्रकृतिवाद होता है जब नेचुरलिज्म कहते हैं और सकारात्मकवाद जिसे हम लोग पॉजिटिविज्म कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं कि सकारात्मक वादी जो है जिसे हम लोग स्वैच्छिक सिद्धांत भी कहते हैं, द पॉजिटिव और जो वॉलंटरिस्ट थ्योरी जो होती है वो कौन कौन सी थी। तो इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के क्या अनुसार, अंतरराष्ट्रीय विधि का एकमात्र आधार राज्यों की सहमति, जो लोग कंसेंट ऑफ स्टेट्स है। यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार जो अंतरराष्ट्रीय विधि क्या है, अंतरराष्ट्रीय विधि सिर्फ एक क्या है, एकमात्र आधार तो राज्यों की सहमति यानी जो कंसेंट ऑफ स्टेट्स कहते हैं। चूंकि राज्य संप्रभु है, चूंकि राज्य क्या है, सॉवरेन है, इसीलिए वे उन्हें केवल उन्हीं नियमों से बंधे हैं जिन्हें उन्हें स्पष्ट रूप से या यथार्थ रूप से एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली क्या होता है, स्वीकार करना होता है। क्या होता है, इम्प्लाइडली क्या करना होता है, स्वीकार करना होता है। क्या करना होता है, इम्प्लाइडली स्वीकार करना होता है। ठीक है, देखते हैं इस चीज को कि जब इस चीज को स्वीकार किया है या स्वीकार करना होता है, इसको देखते हैं। तो सकारात्मकतावादी बात या स्वैच्छिक सिद्धांत कहलाता है। फिर से एक बार समझ लेते हैं कि सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, जो अंतरराष्ट्रीय विधि होती है इंटरनेशनल लॉ का एकमात्र यह आधार है जिसमें क्या होता है, राज्यों की सहमति जैसे कंसेंट ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, और चूंकि राज्य संप्रभु है, क्योंकि राज्य जितने भी वो संप्रभु है, सॉवरेन है, इसलिए वे केवल उन्हीं नियमों से बने हैं जिन्हें उन्हें स्पष्ट रूप से या यथार्थ रूप से एक्सप्रेसली इमीडिएटली स्वीकार किया है। वे उन्हीं नियमों से बंधे जिनने उन्हें स्वीकार किया, जो नियमों को उन्होंने स्वीकार किया है वे उन्हीं नियमों से बंधे। कोई पर्टिकुलर एक जो स्पेसिफिक नियम से वो नहीं बंधे हुए, जिन्हें उन्होंने माना है उसी नियम से बंधे हैं, जिन्हें उन्होंने नहीं माना उस नियम का कोई उन पर भी बाइंडिंग नेचर लगता नहीं है। ऐसे सकारात्मकवादी या स्वैच्छिक सिद्धांत भी कहते हैं, स्वयं की इच्छा के आधार पर। ठीक है, फिर देखते हैं राज्यों की आत्मसीमन का सिद्धांत, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ लिमिटेशन या ऑटो लिमिटेशन भी कहते हैं। इसका प्रतिपादक कौन था, जॉन जेनिलैक क्या थे, और हेगल और जॉर्ज जेनिलैक इस सिद्धांत के क्या थे, प्रतिपादक थे, जिसे हम राज्यों की आत्मसीमन का सिद्धांत कहते हैं। और इसकी व्याख्या के आधार पर देखेंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, जो संप्रभु राज्य अपनी इच्छा के आधार पर, इस सिद्धांत के अनुसार देखें तो संप्रभु राज्य होते हैं वो अपनी इच्छा के आधार पर स्वयं को अंतरराष्ट्रीय विधि के नियमों से बाध्य करने का निर्णय लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, जो संप्रभु राज्य होते हैं वो सॉवरेन कंट्रीज कहते हैं, वो अपनी इच्छा के आधार पर क्या करते हैं, अपनी स्वयं की इच्छा, स्वैच्छिक इच्छा के आधार पर स्वयं को एक अंतरराष्ट्रीय विधि इंटरनेशनल लॉ के नियमों से बाध्य करने का निर्णय लेते हैं। यह आत्मसीमन और सेल्फ लिमिटेशन, ऑटो लिमिटेशन संप्रभुता का हनन नहीं है बल्कि संप्रभुता का प्रयोग है। ये कोई हनन नहीं है सेल्फ लिमिटेशन का, बल्कि उसका एक प्रयोग है, संप्रभुता सॉवरेनिटी का। आलोचना इसकी यह थी कि यह सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय विधि की बाध्यकारी प्रकृति को पूरी तरह से समझा नहीं पाता। यह सिद्धांत जो है वो बाध्यकारी जो प्रकृति होती है उसको अंतरराष्ट्रीय विधि की, उसको पूरी तरह से समझा नहीं पाता है। यदि राज्य ने स्वयं को सीमित किया है, तो वह किसी भी समय उस सीमा को वापस भी ले सकता है। अगर राज्य ने किसी पर्टिकुलर लाइन को खींचा है तो उस लाइन को मिटाकर वो दोबारा उसको वापस उस लिमिट को क्रॉस भी कर सकता है, जिससे नियम अस्थिर हो जाता है या टेम्परेरी हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, ये उसकी आलोचना रही है। सामान्य इच्छा या सामान्य सहमति का सिद्धांत देखें, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन विल और कॉन्सेंस कहते हैं। प्रतिपादक देखें तो हेनरिक ट्राइपेल थे और डियोनिसियो एंजिलोटी, यानी डियोनिसियो एंजिलोटी हो गए और हेनरिक ट्राइपेल हो गए। वो क्या थे, दो के प्रतिपादक थे। व्याख्या देखें तो यह सिद्धांत मानता है कि अंतरराष्ट्रीय विधि का स्रोत केवल किसी एक राज्य की इच्छा नहीं है, बल्कि राज्यों की सामूहिक या सामान्य इच्छा, जनरल विल या वेरिनबर्ग है। ठीक है, यह सामान्य इच्छा
संधियों यानी ट्रीटीज या रीति कस्टम्स के माध्यम से व्यक्त होती है। ये सिद्धांत मानता है, या जो सिद्धांत पर्टिकुलर दिया गया जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन विल और कॉन्सेंसस जो हम लोग बोल रहे हैं, वो सिद्धांत यह कहता है, यह सिद्धांत मानता है कि अंतरराष्ट्रीय विधि जो इंटरनेशनल लॉ का जो सोर्स है वो केवल किसी एक राज्य की इच्छा नहीं है, वो केवल कोई एक राज्य है उसकी इच्छा नहीं है, बल्कि राज्यों की सामूहिक, जो राज्य होते हैं उनकी सामूहिक या सामान्य इच्छा, जनरल विल या वरन वरन है। यह सामान्य इच्छा संधियों, ट्रीटीज या रीति कस्टम्स के माध्यम से व्यक्त होती है। ठीक है, आगे चलते हैं, महत्व देखते हैं। तो यह आत्म सीमन सिद्धांत से बेहतर है। यह क्या है? आत्म सीमन सिद्धांत से बेहतर है, क्योंकि एक बार जब सामूहिक इच्छा से नियम बन जाता है, यह आत्म सीमन सिद्धांत से बेहतर है, क्योंकि अगर एक बार सामूहिक इच्छा से नियम बन जाता है तो कोई एक राष्ट्र इच्छा से उसे वापस नहीं ले सकता। अगर जैसे पर्टिकुलर अगर अकेला कोई एक राज्य है, वो कोई नियम बना रहा है, तो उसका जब मन होगा वो उस नियम को खारिज कर सकता है। लेकिन अगर 4-5 राज्य मिलके एक नियम बना रहे हैं तो उससे एक राज्य का फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये नहीं है इसको खत्म कर देगा, नहीं, इसमें पांचों लोगों के साइन है। यूएन चार्टर आपने सुना है? तो यूएन चार्टर में तो पांचों लोगों के साइन होते हैं, तो वो अकेला मिलके क्या कर सकता है? इसको वो नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है? इसको वो खारिज या वापस नहीं कर सकता है। ठीक है, ये उसका एक सिद्धांत का हम लोग को यहाँ पे दिखाई देता है कि कैसे वो उसके अंदर कार्यरत रहता है और कैसे वो उसके अंदर का कार्य करता है। ठीक है, आगे देखते हैं न्यायालय क्या रहा कि स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसे हम लोग पीसीआईजे या परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, पीसीआईजे जब आईसीजे हो गई, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गई, ठीक है, आईसीजे, तो पहले पीसीआईजे थी, स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने क्या करा था इसमें, तथ्य इसके ये थे कि खुले समुद्र, एक जो एसएस लोटस वाला, अरे एसएस लोटस वाला जो केस था बाद में 1927 वाला, तो इसमें क्या हुआ था, खुले समुद्र में फ्रांस के जहाज जैसे लोटस और तुर्की जहाज बोझ कोर्ट के बीच टक्कर हुई थी, जिसमें तुर्की के नागरिक मारे गए थे। तुर्की ने फ्रांसीसी अधिकारी पर मुकदमा चलाने का प्रयास किया था। फ्रांस का यह तर्क था कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के किसी नियम ने तुर्की का क्षेत्राधिकार नहीं दिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के किसी नियम ने तुर्की को यह क्षेत्राधिकार नहीं दिया है। पीसीआईजे ने यह निर्णय दिया सकारात्मकवादी दृष्टिकोण के आधार पर कि न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के उन नियमों या उन सिद्धांतों के रूप में है जो राज्यों के स्वतंत्र और संप्रभु अस्तित्व, यानी कि जो उनका अस्तित्व है, उसको वो विनियमित करते हैं। ठीक है, राज्यों पर लगे प्रतिबंधों को सिद्ध करना होगा, राज्यों पर जो लगे प्रतिबंध है उनको सिद्ध करना होगा। राज्यों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध शायद ही कभी अनुमानित या प्रज्युम्ड किए जा सकते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि यह निर्णय सकारात्मकवादी दृष्टिकोण का एक क्लासिक उदाहरण है, जो राज्यों की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्टेट्स को प्राथमिकता देता है, जब तक कि सहमति या रीति के माध्यम से कोई प्रतिबंध सिद्ध न हो जाए। समझ में आ गया? तो ये उसी के आधार पर रहता है। प्रकृतिवादी या वस्तुनिष्ठ जो सिद्धांत होता है, जिसे हम द नेचुरलिस्ट ऑब्जेक्टिव थ्योरीज कहते हैं, वो क्या होता है कि इस सिद्धांत के अनुसार देखें तो अंतर्राष्ट्रीय विधि की बाध्यता का आधार राज्यों की इच्छा या सहमति नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि की जो बाध्यता का आधार है या राज्यों की इच्छा या सहमति, वो नहीं है, बल्कि यह विधि से उच्च या हायर लॉ किसी वस्तुनिष्ठ स्रोत से उत्पन्न होती है। ये क्या होती है? बल्कि यह विधि से उच्च यानी जो हायर लॉ किसी वस्तुनिष्ठ जो स्रोत होता है उससे उत्पन्न होती है, जैसे न्याय, जस्टिस, नैतिकता, मोरालिटी या सामाजिक आवश्यकता, सोशल नेसेसिटी होती है। नैसर्गिक विधि सिद्धांत या नेचुरल लॉ थ्योरी देखें, इसका प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक कौन है? जैसे ह्यूगो ग्रोटियस, जो ह्यूगो ग्रोटियस है, उनके इसके प्रतिपादक है किसके? नैसर्गिक विधि सिद्धांत, जिसे नेचुरल लॉ थ्योरी भी कहते हैं। इसकी व्याख्या देखें तो यह सिद्धांत मानता है कि कुछ नैतिक या न्याय संगत सिद्धांत ऐसे होते हैं। तो यह सिद्धांत क्या होता है? यह थ्योरी ये मानती है, ये प्रिंसिपल ये मानता है कि कुछ नैतिक और जो न्याय संगत जो सिद्धांत है वो ऐसे होते हैं जो मानव स्वभाव और तर्क या जैसे रीजन पर आधारित होते हैं, और वे सभी राज्यों पर स्वतः ऑटोमेटिकली और बिना सहमति के बाध्यकारी होते हैं। यह सिद्धांत मानता है कि कुछ नैतिक या जो न्याय संगत सिद्धांत ऐसे भी होते हैं जो मानव स्वभाव और तर्क या जो रीजन पर आधारित होते हैं, मानव के स्वभाव पर या किसी तर्क पे, रीजन पर आधारित होते हैं, और वे सभी राज्यों पर स्वतः ऑटोमेटिकली क्या होते हैं और बिना सहमति के बाध्यकारी भी होते हैं। इसका महत्व ये निकलेगा कि यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय विधि को वैधता और स्थिरता प्रदान करता है। इसका यह महत्व है कि यह सिद्धांत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय विधि या इंटरनेशनल लॉ को वैधता और स्थिरता प्रदान करता है, स्टेबिलिटी प्रदान करता है, या उन नियमों की व्याख्या भी करता है जो राज्यों की सहमति के बावजूद भी मौजूद होने चाहिए, जैसे कि जस कोंजस हो गया। ठीक है, ये इसको भी क्या करता है, ये उसमें उसके बावजूद भी मौजूद होना चाहिए कि यह उन नियमों की भी व्याख्या करता है, जैसे कि जस कॉन्जेंस हो गया, ये उस नियमों की भी व्याख्या करता है। कौन सा? नैसर्गिक विधि सिद्धांत।
शुद्ध विधि सिद्धांत क्या होता है? प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। इसके प्रतिपादक रहे हैं हैंस केल्सन। जो हैंस केल्सन थे वो इसके प्रतिपादक रहे हैं शुद्ध विधि सिद्धांत के। और व्याख्या यह निकलेगी कि यह सिद्धांत विधि की बाध्यता को किसी नैतिकता या राजनीति से नहीं जोड़ता। और यह निकलेगी व्याख्या कि यह जो सिद्धांत होता है यानी जो थ्योरी है वो विधि की यानी कि जो लॉ है उसकी बाध्यता, उसकी जो बाइंडिंग नेचर है उसको किसी नैतिकता या राजनीति से वो नहीं जोड़ता है, बल्कि ऐसे पदानुक्रमित जो एक हायरार्कियल कानूनी व्यवस्था के रूप में देखता है। अंतरराष्ट्रीय विधि की बाध्यता एक परिकल्पित मूल मानदंड या जिसको ग्रंडॉम से उत्पन्न होती है जो अंतरराष्ट्रीय विधि को राष्ट्रीय विधि से श्रेष्ठ मानती है या इसकी वैधता को स्थापित भी करती है। ये हम लोग कैसे प्रतिपादक इसके थे, उसकी व्याख्या थी शुद्ध विधि सिद्धांत, जिसे हम लोग प्योर थ्योरी ऑफ लॉ भी कहते हैं। समाजशास्त्रीय सिद्धांत देखते हैं, हम लोग सोशियोलॉजिकल थ्योरी भी कहते हैं। तो प्रतिपादक इसका कौन था? लियोन डुगुइट। जो एक लियोन डुगुइट थे वो इसके क्या थे? प्रतिपादक थे। और इसमें व्याख्या देखेंगे तो क्या निकलेगी? इसकी व्याख्या यह रहेगी कि यह सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय विधि की बाध्यता को सामाजिक एकजुटता, जिसे हम सोशल सोलिडेरिटी या अंतरराष्ट्रीय समुदाय की आवश्यकता से जोड़ता है। यह सिद्धांत होता है यानी अंतरराष्ट्रीय विधि की जो बाध्यता को क्या करता है? सामाजिक एकजुटता यानी सोशल सोलिडेरिटी या अंतरराष्ट्रीय समुदाय की आवश्यकता से जोड़ता है। कानून इसलिए बाध्यकारी है, जो कानून होता है वो इसलिए बाध्यकारी है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय समाज को शांतिपूर्वक कार्य करने और सहयोग करने के लिए इसकी आवश्यकता है। और जो कानून होता है इससे हम लोग को पता लगता है वो इसलिए बाध्यकारी होता है, बाइंडिंग नेचर का होता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय समाज जो इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे तो उसको शांतिपूर्वक कार्य करने और सहयोग करने के लिए इसकी क्योंकि आवश्यकता है, इसलिए इंटरनेशनल लॉ क्या है? बहुत ज्यादा बाध्यकारी है, जरूरी है। ठीक है, निर्णितवाद देख लेते हैं। जब बार्सिलोना टैक्सन केस हो गया 1970 वाला, तो उसमें ये निकलेगा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे ने क्या करा? तथ्य यह दिया था कि यह मामला राजनयिक संरक्षण डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन से संबंधित था। लेकिन आईसीजे ने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या करा? ने अपने निर्णय में एक महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ अवधारणा पेश की। आईसीजे का अवलोकन यह था, ऑब्जेक्टिव या व्यू पॉइंट यह था कि न्यायालय ने एर्गा ओमेंसेस दायित्व, जिसे ऑब्लिगेशंस एर्गा ओमेंस की अवधारणा प्रस्तुत की है। ये ऐसी बाध्यताएं हैं जो एक राज्य किसी अन्य एकल राज्य के प्रति नहीं बल्कि संपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समुदाय के प्रति रखता है। उदाहरण में यह रहेगा कि उदाहरण ये निकलेगा कि जो नरसंहार या जीनोसाइड या दास्ता या स्लेवरी पर प्रतिबंध लगाने वाले नियम एर्गा ओमेंस दायित्व है, ये नियम किसी विशिष्ट सहमति पर निर्भर नहीं करते हैं बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय के मौलिक अधिकारों में आते हैं और वस्तुनिष्ठ मूल्य को भी दर्शाते हैं। कि ये नहीं कि आप जीनोसाइड नरसंहार हो गया वो अच्छी चीज है, नहीं, वो पर्टिकुलर बैन ही है, उस पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा, उस पर कोई वो नहीं चलेगा। दास्ता स्लेवरी आप करवा रहे हो दूसरे देशों में ला के, वो भी क्या कहे, एक तरीके से बाध्यकारते नहीं है, एक नेचुरल लॉ में इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, और इसका निष्कर्ष ये निकला है कि सिद्ध करता है कि कुछ नियम राज्यों की व्यक्तिगत इच्छा के बिना भी बाध्यकारी होते हैं। ये केस जो था यानी जो मामला था, कौन सा मामला था हम लोग का? बार्सिलोना एक्शन के जो ट्रैक्शन जो एक केस था वो जो कहा था 1970 वाला, ये इसमें दिखाता है कि कुछ ऐसे भी मैटर होते हैं, कुछ ऐसे भी नियम होते हैं जो राज्यों की एक व्यक्तिगत इच्छा हो या ना हो, लेकिन ये फिर भी बाध्यकारी होते हैं, बाइंडिंग नेचर के होते हैं, जो प्रकृतिवादी वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण को बदल देता है, या सॉरी वो जो प्रकृतिवादी या वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण को बल देता है, ना कि बदल देता है। ठीक है, बल देता है क्योंकि उसको ये और मजबूत बनाता है। आधुनिक दृष्टिकोण देखते हैं यानी समन्वय और व्यवहारिकता यानी मॉडर्न व्यू, सिंथेसिस एंड प्रैक्टिकलिटी। वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय विधि के आधार को इन दोनों चरम सीमाओं का मिश्रण माना जाता है। वर्तमान में जो इंटरनेशनल लॉ है उसके आधार को या बेस को इन दोनों का कहता है आधुनिक दृष्टिकोण यानी समन्वय और व्यवहारिकता, मॉडर्न व्यू, सिंथेसिस और प्रैक्टिकलिटी, दोनों का एक चरम सीमाओं का मिश्रण माना जाता है। समन्वय या सिंथेसिस क्या होता है? सहमति, कंसेंट। नए नियम बनाने के लिए विशेषकर संधियों के माध्यम से यह भी प्राथमिक आधार है, यानी कंसेंट जो है प्राथमिक आधार है नए नियमों को बनाने के आधार को देखा जाए। तो वस्तुनिष्ठता देखें यानी ऑब्जेक्टिविटी देखें तो, लेकिन एक बार नियम बन जाने के बाद वे न्याय और आवश्यकता के कारण बाध्यकारी हो जाते हैं। राज्यों पर नरसंहार, युद्ध अपराधों या जस्ट कोजेंस जैसे अत्याचार पर प्रतिबंध जैसे नियमों से बाहर निकलने की अनुमति से ऑप्ट आउट नहीं है, भले ही उन्हें सहमति ना दी हो। मतलब इन नियमों से बाहर निकलने की उन्हें अनुमति नहीं है, भले ही उन्होंने सहमति दी हो या ना दी हो, अगर वो एक बार पर्टिकुलर नियम बन गया तो वो इंटरनेशनल लेवल पे बन गया। ठीक है, नीचे देखते हैं कि व्यवहारिकता यानी प्रैक्टिकलिटी क्या होती है। अब अंतरराष्ट्रीय विधि, जो अंतरराष्ट्रीय विधि होती है वो इसलिए भी बाध्यकारी है क्योंकि जो पारस्परिक लाभ और आवश्यकता यानी हम लोग रेसिप्रोकल बेनिफिट एंड नेसेसिटी कहते हैं कि राज्यों को व्यापार, संचार और विश्वास और सुरक्षा
के लिए एक कानूनी ढांचे की आवश्यकता है। कानून के बिना अंतर्राष्ट्रीय अराजकता जिसे अनार्की होगी और अनुपालन की अपेक्षा देखें एक्सपेक्टेशन ऑफ कंप्लायंस देखें तो राज्य एक दूसरे से कानून के पालन की अपेक्षा करते हैं। जो राज्य होते हैं, जो कंट्रीज होती है, वो एक दूसरे से कानून के पालन की अपेक्षा करते हैं, तभी तो शांति बनी हुई है इंटरनेशनल लेवल पे। नहीं करेंगे तो एक दूसरे को मारो काटो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, दोनों से एक ही अपेक्षा करते हैं कि जियो और जीने दो। यह अपेक्षा भी कानून को शक्ति देती है। जबरदस्ती का प्रयोग देखते हैं, यानी यूज ऑफ सैंक्शंस और कोअर्जन्स। यद्यपि कोई केंद्रीय पुलिस नहीं है, सुरक्षा परिषद की आर्थिक सैन्य प्रतिबंधों की शक्ति अन्य राज्यों द्वारा प्रतिशोध रेस्प्रेसल और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के निर्णय एक प्रवर्तन तंत्र इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म के रूप में भी कार्य कभी कभी करते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं कि क्या कह रहा है कि निष्कर्ष एंड में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का आधार केवल एकल सिद्धांत नहीं हो सकता। यह संप्रभुता की इच्छा, वॉलंटरियस विल और अंतर्राष्ट्रीय न्याय की वस्तुनिष्ठ आवश्यकता, ऑब्जेक्टिव नीड और इंटरनेशनल जस्टिस के बीच के निरंतर संतुलन है। यह विधि इसलिए भी बाध्यकारी है क्योंकि राज्य इसे विधि के रूप में स्वीकार करते हैं, वे इससे लाभ प्राप्त करते हैं और उन्हें पता है कि इसका उल्लंघन करने पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा उन्हें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दंड का सामना पड़ सकता है। अगर वो इसका उल्लंघन करेंगे इंटरनेशनल लॉ का, तो उन्हें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दंड का सामना करना पड़ेगा और वो एक तरीके से निस्तनाबूद भी हो सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग का ये टॉपिक खत्म हो गया, अंतर्राष्ट्रीय विधि का आधार। ठीक है, मेरे साथ आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आपको पता है आपको क्या करना है, एक दो बार वीडियो को देखना बहुत अच्छे से और ये वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे आपके फटाफट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।